नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन भारत। हमारे पास उस जमाने की सीधी लिखी हुई हर बात तो है नहीं, तो फिर हम जानते कैसे हैं? आज हम देखेंगे कि जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा, और साथ ही जमीन के नीचे से जो चीजें मिली हैं, जो सबूत मिले हैं, वो क्या कहानी बताते हैं। मतलब यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी लेखक और फिर वो पत्थर पर लिखी बातें, पुराने सिक्के, खंडर। मकसद ये है कि इन सब अलग-अलग स्रोतों से जो जरूरी जानकारी मिलती है उसे सामने लाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल। और ये देखना बड़ा ही फैसिनेटिंग है कि कैसे ये अलग अलग नजरिए, अलग अलग सबूत एक साथ मिलकर इतिहास की एक तस्वीर बनाते हैं। हर स्रोत की अपनी एक खास जगह है, अपनी कहानी है। तो शुरू करते हैं यूनानी और रोमनों से। हेरोडोटस ने कुछ जिक्र किया है भारत फारस रिश्तों का। फिर सिकंदर के साथ भी कुछ लेखक आए थे, लेकिन सबसे मशहूर नाम शायद मेगास्थनीज का है। मौर्य दरबार में राजदूत थे। उनकी किताब इंडिका, हालांकि पूरी तो नहीं मिलती अब। नहीं, वो तो नहीं मिलती। हमें बस बाद के लेखकों ने जो उसके बारे में लिखा है उसी से पता चलता है। पर वो जरूरी इसलिए है क्योंकि वो एक बाहरी आदमी का नजरिया है। दरबार कैसा था, समाज कैसा था, शायद कुछ ऐसी बातें जो यहाँ के लोग लिखना जरूरी ना समझते हो। हाँ, और फिर एक और गजब की चीज है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी। हाँ। किसी अनजान लेखक ने लिखी है, शायद पहली सदी ईस्वी के आसपास। और उसमें भारत के बंदरगाह, क्या सामान आता जाता था, इसका ऐसा ब्यौरा है। बिल्कुल। वो तो जैसे उस जमाने का ट्रेड रूट मैप और गाइड है। ये साफ दिखाता है कि भारत दुनिया से कितना जुड़ा हुआ था, क्या चीजें यहाँ से बाहर जाती थीं, क्या आती थीं। उस दौर की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये बहुत अहम स्रोत है। अच्छा, अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। चीन से आए यात्री फाहियान का नाम आता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा कि काफी खुशहाल इलाका था। हाँ, फाहियान का विवरण शांति और समृद्धि की तस्वीर दिखाता है। लेकिन फिर आते हैं ह्वेनसांग या श्वेनजांग कहें। वो तो कमाल ही थे। हाँ। हर्षवर्धन के जमाने में आए और 15 साल यहाँ रहे। सोचिए, नालंदा में पढ़ाई भी की उन्होंने। जी हाँ। और उनकी किताब सीयू की, यानी पश्चिमी देशों का वृत्तांत, उसमें तो उस समय के भारत के समाज, धर्म, शिक्षा, राजनीति, हर पहलू पर इतनी बारीक जानकारी है। इत्सिंग भी थे, वो भी बाद में आए। हाँ, उन्होंने भी नालंदा, विक्रमशिला का जिक्र किया है। बिल्कुल। चीनी यात्रियों का योगदान इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि वो अक्सर बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आते थे। तो हमें उस समय के धार्मिक माहौल, मठों, विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, इनकी स्थिति का बहुत अच्छा अंदाजा लगता है। ह्वेनसांग का विवरण तो खैर बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। अब अरब यात्रियों की बात करें। हाँ। अल बरूनी का नाम सबसे पहले आता है। ओ अल बरूनी, उनकी किताबुल हिंद तो एक मील का पत्थर है। वो महमूद गजनवी के साथ आए थे। हाँ। पर सिर्फ यात्री नहीं थे। हाँ, उन्होंने यहाँ वक्त बिताया, संस्कृत सीखी, यहाँ के ग्रंथ पढ़े। बिल्कुल। और फिर जो लिखा वो सिर्फ यात्रा का वर्णन नहीं है, वो भारत के विज्ञान, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, समाज, इन सब पर एक बहुत गहरी निष्पक्ष स्टडी है। 80 अध्याय हैं उसमें। एक तरह से उस समय के भारत का विश्वकोश कह सकते हैं। फिर बाद में इब्न बतूता भी आए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उनकी किताब रेहला में उस समय के शहरों, दिल्ली सल्तनत के समाज का आंखों देखा हाल है। हाँ, इब्न बतूता हमें शहरी जीवन, दरबार, डाक व्यवस्था, इन सब की बड़ी दिलचस्प झलकियां देते हैं। इनके अलावा भी हैं तिब्बती लेखक तारानाथ ने बौद्ध धर्म के इतिहास पर लिखा। वेनिस से मार्को पोलो आए, उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बताया। तो ये तो हुई यात्रियों की बातें। लेकिन जैसा आपने कहा, हर किसी का अपना नजरिया होता है, अपनी सीमाएं होती हैं। यहीं पर पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी बहुत काम आती है। जमीन से निकले सबूत। बिल्कुल सही। ये चीजें झूठ नहीं बोलती, ये उस काल से सीधा संवाद करती हैं। जैसे वो तुर्की में मिला बोगस कोई अभिलेख, करीब 1400 ईसा पूर्व का। हाँ। जिसमें हित्ती और मितानी राजाओं की संधि में गवाह के तौर पर वैदिक देवताओं के नाम हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये दिखाता है कि वैदिक विचारों का प्रभाव कहाँ तक और कितना पहले था। कमाल की बात है ये। और फिर अपने यहाँ देखिए, विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ ईसा पूर्व 2री सदी का है। एक यवन राजदूत भागवत धर्म अपनाकर विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवा रहा है। ये उस समय के धार्मिक माहौल की कितनी बड़ी गवाही है। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द मिलता है। जी। हाँ। और फिर एरण से मिला स्तंभ लेख। जहां तक हमें पता है, सती प्रथा का पहला लिखित सबूत वहीं से मिलता है।
गुप्त काल का, हाँ। या मंदसौर का अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का जिक्र है। हाँ, ये सब चीजें इतिहास की खाली जगहों को भरती हैं। और कश्मीर में बुर्जहोम जैसी जगहें नवपाषाण काल की, जहां कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। वो समय की सामाजिक, शायद धार्मिक मान्यताओं पर भी रोशनी डालता है। ऐसी चीजें अक्सर लिखित स्रोतों में नहीं मिलती। ये पुरातात्विक खोजें यात्रियों के विवरणों की पुष्टि भी करती हैं और कभी-कभी उनसे बिल्कुल अलग या नई जानकारी भी देती हैं। और सिक्कों को कैसे भूल सकते हैं। शुरू के वो आहत सिक्के जिन पर बस ठप्पे लगे होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। हाँ, वो भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। बाद में जब हिंद यवन शासक आए तो उन्होंने सिक्कों पर राजा का नाम और तस्वीर बनवाने की शुरुआत की, जिससे राजाओं और उनके समय को जानना आसान हो गया। हालत, धातु का ज्ञान, यहाँ तक कि कभी-कभी उनकी कला और धार्मिक रुझान के बारे में भी बताते हैं। जी। लेख वाले सिक्के तो राजवंशों की वंशावली और तारीखें तय करने में बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे इन अलग अलग धागों को विदेशी यात्रियों के विवरण, जमीन से निकले अभिलेख, सिक्के और दूसरी चीजें, इनको जब हम एक साथ बुनते हैं तब जाकर प्राचीन भारत की एक ज्यादा साफ, ज्यादा मुकम्मल और कई परतों वाली तस्वीर उभरती है। हर स्रोत, हर टुकड़ा अहम है। बिल्कुल सही कहा। कोई एक स्रोत अकेला पूरी कहानी नहीं बताता। इन सबको मिलाकर, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके ही हम अतीत की जटिलताओं को, उसकी बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास को जानना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत खोज है। नई खोजें, नई व्याख्याएं हमेशा पुरानी समझ को चुनौती दे सकती हैं, उसे बदल सकती हैं। जी हाँ। और इसी नोट पे आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई ऐसी पुरातात्विक खोज हो सकती है या किसी पुराने ग्रंथ का कोई ऐसा मतलब निकाला जा सकता है जो प्राचीन भारत के बारे में हमारी आज की पूरी समझ को ही उलट-पलट कर रख दें? सोचिएगा जरूर।